हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा 24। हम लोग यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ 2020 में जो वैकेंसी निकाली है अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए, जिसमें एक सब्जेक्ट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वही हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक क्या पढ़ा दिया? मैंने अभी तक जर्नल एंट्री यानी कि लास्ट क्लास में, वैसे तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन लास्ट क्लास में मैंने जर्नल एंट्री पढ़ाया था, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जर्नल एंट्री में मैंने जर्नल के सारे रूल एंड उसके जो बेसिक्स हैं यानी बेसिक ट्रांजैक्शन, वो मैंने कवर करा दिया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बिना संकोच आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे, आपको रिप्लाई और वो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप थोड़ा सा भी इसमें कोताही ना बरतें, अच्छे से समझने का कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आया है तो पूछें। आज हम लोग जर्नल एंट्री के कुछ स्पेशल एंट्री पढ़ेंगे, मतलब जर्नल एंट्री का सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे जो कि एडवांस प्रॉब्लम है, मतलब कि आसान नहीं है। जर्नल एक बेसिक जो आपने पढ़ा, अच्छा ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, मैं कराऊंगा, लेकिन चूंकि आप शायद थोड़ा कम प्रैक्टिस किए होंगे इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। इसके बाद आप घर पे प्रैक्टिस करना, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा और जितना ज्यादा हो सकता है 5-6 क्वेश्चन भी अगर आप कहीं से भी सोर्स निकाले, वैसे मैं टेलीग्राम पे स्कैन करके डाल दूंगा, आप वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, मैं आंसर भी भेज दूंगा। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्पेशल एंट्री है बैड डेट। सबसे पहली चीज, आपने अगर मेरी पूरी क्लासेस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि बैड डेट क्या होता है। बैड डेट का मतलब होता है विजय माल्या। अच्छा, विजय माल्या का मतलब कि अगर कोई बंदा मेरे बिजनेस से पैसा लेकर और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब कि एक होता है कि मुझसे मेरे बिजनेस से उधार में सामान खरीद लिया, तो वो बंदा मेरे लिए क्या बन गया? डेटर। मतलब कि जिस बंदा से पैसा बिजनेस को लेना होता है वो बंदा मेरे बिजनेस के लिए क्या है? डेटर है। लेकिन उस डेटर पे थोड़ा सा भी शक है मुझे कि हाँ ये डूब सकता है, तो एक हम बनाते हैं प्रोविजन, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन शक नहीं, अब कंफर्म हो गया है कि वो डेटर जो है वो डूब गया, इंसॉल्वेंट हो गया। मैंने इंसॉल्वेंट का मतलब भी बता दिया है कि उस पर कोर्ट का ठप्पा लग गया कि ये बंदा दिवालिया हो चुका है, इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब उस डेटर को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जर्नल ही पास करेंगे। तो आइए, जब बैड डेट हो जाता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। एग्जाम्पल क्या है? अ डेटर जिसका नाम क्या है? राम। उसके पास कितना रुपया बाकी था? मेरा 10,000 रुपया, मेरे बिजनेस का 10,000 रुपया बाकी था। बोलता है डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ओ माय गॉड, मतलब दिवालिया हो गया। कोर्ट ने ठप्पा लगा दिया कि अब राम के पास 1 रुपया भी नहीं है, इसलिए वो तुम्हें नहीं चुका सकता, या फिर राम के प्रॉपर्टी से जितना तुम ले सकते हो उतना ही ले सकते हो, उसके बाद तुम्हें 1 रुपया भी राम से नहीं मिलेगा। तो बिजनेसमैन ने भी क्या किया? बोलता है 30 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। राम के प्रॉपर्टी को बेच दिया अपना पैसा निकालने के लिए, और बोलता है कि 1 रुपया में 30 पैसा का रिकवरी हुआ। मतलब कि 10,000 रुपया टोटल अमाउंट था, इसमें से 30% का रिकवरी हुआ। 1 रुपया में 30 पैसा, तो यानी 10,000 में कितना? 10,000 में आपका हो गया 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज का रिकवरी हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन आपके पास आ गया है। अब इसका जर्नल एंट्री आपको पास करना है। चूंकि मैं क्या फॉलो करूंगा आपको पता है, मैं फॉलो करूंगा मॉडर्न अप्रोच, आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहली चीज, तो राम क्या हो गया? बैड डेट हो गया, लेकिन उसके प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ तो रिकवर हुआ है। क्या रिकवर हुआ है? आप बोलोगे सर कैश, यानी कि मेरे बिजनेस में कैश क्या हो गया है? बढ़ गया है। मेरे बिजनेस में कैश बढ़ गया क्योंकि पैसा रिकवरी हुआ। अच्छा, एक और इफेक्ट फिर क्या हुआ होगा? तो आप बोलोगे कि सर यहां पे बैड डेट भी हो गया है, और बैड डेट का मतलब क्या? बैड डेट का मतलब आपके बिजनेस में लॉस बढ़ गया है ना। एक तो आपके बिजनेस में कैश आया ही रहा, और दूसरा लॉस क्या हो गया कि आपके बिजनेस में बैड डेट हो गया। ठीक है। तीसरा बोलोगे सर आपके बिजनेस में एक डेटर था, वो डेटर भी क्या हो गया? आपके बिजनेस में जो डेटर था वो डेटर भी अब घट गया। मतलब कि क्या? ओ माय गॉड, ये जो होगा वो कंपाउंड एंट्री हो जाएगा। मैंने क्या बताया था कि जब किसी ट्रांजैक्शन में 2 से ज्यादा इफेक्ट हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, और ये एमसीक्यू आ सकता है। तो आइए
अब इसको हम लोग देखते हैं। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ा। राम नाम का एक डेटर था, जब हमने सामान उधार में बेचा होगा तो राम डेटर को हमने डेबिट किया होगा, उससे पैसा आना है। अब वो डेटर घट गया, मतलब कि डेटर कहां फॉल कर रहा है, डेटर एसेट्स के कैटेगरी में फॉल कर रहा है। अब वो डेटर क्या हो गया, जब घट गया तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री हम मैं पास कर रहा हूं टू राम। बोलोगे सर टू क्यों, क्योंकि एसेट जब घटता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। अच्छा कैश आया, ये भी एसेट्स, हमारे बिजनेस में एसेट्स बढ़ गया है, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट करो। हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, हमने कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर एक बैड डेट भी तो हुआ है जिसमें लॉस बढ़ा है, और आप बोलोगे सर लॉस जब बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं बैड डेट अकाउंट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। अच्छा इतना तो आपने कर दिया, इतना तो आसान था। अब बात आती है अमाउंट की। तो सबसे पहला चीज आपको राम से कितना लेना था, 10,000। वो 10,000 का 10,000 आपने मान लिया कि डूब गया। चलिए राम को क्रेडिट कर देते हैं 10,000 रुपए से। कैश कितना आ गया, कैश 3,000 रुपए, यानी कि 3,000 तो चलो मेरा बच गया, मेरे बिजनेस में कैश आ गया, और 7,000 रुपए का मेरे बिजनेस को प्योर लॉस हो गया। यानी कि देखिए टोटल डेबिट 7 + 3 10,000 और टोटल क्रेडिट 10,000, यानी कि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पूरा हो गया और हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर से 10 सेकेंड ये ट्रांजैक्शन मैं बता रहा हूं कि अगर 1 रुपया भी राम से रिसीव नहीं हुआ होता तो हम क्या एंट्री मारते हैं, तो हम सीधा एंट्री मारते हैं बैड डेट अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि राम एक डेटर है। अच्छा राम क्यों, क्योंकि मेरे बिजनेस के पहले डेटर था, अब घट गया, यानी पहले एसेट्स डेटर के कारण एसेट बढ़ता है, अब डेटर घट गया मतलब एसेट्स मेरा घट गया। और बैड डेट क्यों, क्योंकि इंक्रीज इन लॉस, और दोनों में 10,000 का एंट्री होता कब, जब 1 रुपया भी राम से रिसीव नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे चूंकि पैसा रिसीव हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे 3,000 रुपया से कैश को डेबिट कर देंगे, बैड डेट को हम लोग 7,000 से डेबिट कर देंगे और राम को हम लोग 10,000 से क्रेडिट। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्पेशल एंट्री जिसका नाम है बैड डेट रिकवर्ड। देखिए बात को समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से ईयर स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो गया, यहां पे 1 अप्रैल और यहां पे 31 मार्च। इस साल जो मैंने अभी ट्रांजैक्शन बताया कि राम को मैंने 1 रुपया में यानी 30% पैसा लेकर 70% बैड डेट मान लिया, लेकिन वही राम अगले साल आता है कहीं से घूमता फिरता और बोलता है कि मेरे पास पैसे आ गए, मेरे पास पैसे आ गए, ले लो ले लो ले लो। मैंने देखा है ये तो भाई अचानक से मेरे पास आ गया बंदा और मेरे को पैसा दे रहा है। तो सवाल उठता है कि जो पैसा बैड डेट से रिकवर हुआ है बाद में, याद रहे बैड डेट हमने ऑलरेडी पहले ही खत्म कर दिया। सबसे पहले जब राम को मैंने क्रेडिट में सेल किया होगा उस टाइम मैंने डेटर रिकॉर्ड किया, और फिर जब उस डेटर को हमने बैड डेट मान लिया तो उसको लॉस मानकर अपने बिजनेस से खत्म कर दिया। यानी कि जो डेटर अब पैसा मुझे देने आया है उसका मैंने अपने बिजनेस से नाम निशान मिटा दिया है। यानी कि वो बंदा मेरे लिए फिर से एक फ्रेश बंदा है, फ्रेश एंट्री है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि हमेशा बैड डेट रिकवर्ड को आप इनकम मानेंगे। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले इसका एंट्री पास करते हैं। यानी कि जब बैड डेट रिकवर हुआ तो कौन सा 2 इफेक्ट हुआ। आप बोलोगे सर जब वो कुछ लेकर आया है, मतलब हमारे बिजनेस में कैश लेकर आया है तो हमारे बिजनेस का कैश क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कैश, क्योंकि कैश क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स हमारे बिजनेस में जब बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। तुम बोलोगे कि कैश अकाउंट तो डेबिट हो गया। एक और इफेक्ट हुआ है, आप सोच कर बताओ, क्या यहाँ पे जो मैंने बैड डेट राइट ऑफ किया था क्या फिर से उसको जिंदा करने की जरूरत है, नहीं। राइट ऑफ का मतलब ही होता है बुक से खत्म कर देना, और मैंने बैड डेट को राम नामक इंसान को बुक से खत्म कर दिया है। यानी कि ये पैसा जो भी आ रहा है ये मैं फ्री फॉरवर्ड का पैसा मानूंगा, और ये मेरे बिजनेस के लिए प्योर इनकम है। मेरे बिजनेस के लिए क्या है, प्योर इनकम है। मतलब कि बैड डेट की कहानी मैंने इस साल खत्म कर दी थी। अब अगले साल जो भी चीज हुआ वो पिछले साल से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने उस ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया है। अब इसको फ्रेश ट्रांजैक्शन मानिए और इसको इनकम मानिए। और जब इनकम हमारे बिजनेस का बढ़ता है मेरे दोस्त, तो हम उसको क्या करते हैं, जब बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, टू
बैड डेट रिकवर्ड, टू बैड डेट रिकवर्ड। क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग इनकम हुआ, इंक्रीजिंग इनकम, और जो भी अमाउंट रहेगा 20,000, 30,000, 5,000, 8,000, सपोज दैट उसमें 7,000 का बैड डेट हुआ था तो हम 7,000 मान लेते हैं, और 7,000 यहाँ पे क्या हो गया, बाकी यहाँ पे नीचे लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर विच इज ऑलरेडी रिटन ऑफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है आपको बैड डेट रिकवर्ड का जो एंट्री है, स्पेशल एंट्री, वो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल भी बता दिया है। आइए नेक्स्ट स्पेशल एंट्री हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब कि जब आपको ट्रांजैक्शन में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख जाए तो उसका जर्नल एंट्री आप कैसे पास कीजिएगा। तो उसका जर्नल एंट्री पास करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। रेंट फॉर 1 मंथ इज नॉट पेड, 11th मंथ पेड। मतलब कि क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मतलब कि क्या, 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, और अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो गया मेरे दोस्त, और मैंने सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का रेंट लिया और 1 महीने का रेंट नहीं लिया। मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड यहां से शुरू हुआ और यहां तक आपका 11 मंथ हो चुका है, यानी कि लास्ट का जो मार्च महीना है उसका रेंट हमने पेड नहीं किया, वो बकाया रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया, और टोटल रेंट था 12,000 रुपए। इसका मतलब 1 महीने का रेंट 1,000 रुपया, यानी कि जो बकाया रेंट है वो हो गया 1,000 रुपीज। अब आपसे बोला गया है कि आप जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो इस ट्रांजैक्शन को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या कोई दो इफेक्ट आपके नजर में है कि हमारे इस ट्रांजैक्शन के कारण हमारे बिजनेस पे दो इफेक्ट क्या हुआ होगा? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, बट अगर आपने बहुत अच्छे से अभी तक पढ़ाई किया होगा तो ये मेरी गारंटी है कि आपको समझ में जरूर आएगा। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि 1 महीने का रेंट बाकी है, तो आप बोलोगे कि सर सब बात को छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो आप क्या बोलिए कि जैसे ही आपके बिजनेस में कुछ आउटस्टैंडिंग आ गया, बकाया आ गया, मतलब कि एनी अमाउंट पेबल बाय एंटिटी इज कॉल्ड लायबिलिटी। मतलब कि सर आपके, मतलब कि बिजनेस के सर पे एक चिंता खड़ा हो गया, लायबिलिटी बिजनेस के लिए एक नया क्रिएट हो गया जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आप बोलोगे कि सर आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी खड़ा हो गया, और लायबिलिटी जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रीजन क्या है? इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, अब जब कुछ क्रेडिट हुआ है तो इसका मतलब इसके अपोजिट में डेबिट होना जरूरी है, क्योंकि एज पर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव मिनिमम 2 इफेक्ट। तो कम से कम एक इफेक्ट तो इस ट्रांजैक्शन में बाकी है। तो आप दिमाग लगाइए और बताइए कि एक और इफेक्ट क्या है। ध्यान से अपने हिसाब से ईमानदारी से सोचिएगा, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि एक और इफेक्ट क्या है। क्या बोलता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है कि ट्रांजैक्शन को ओरिजिनल बेसिस पे रिकॉर्ड करना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। मतलब कि भले इस साल पेमेंट किए हो या ना किए हो, कैश पेमेंट हुआ या नहीं हुआ है, ट्रांजैक्शन अगर इस साल का है तो उसको इसी साल रिकॉर्ड करो। मतलब कि क्या, इस साल 31 मार्च खत्म हो गया और 1 महीने का रेंट हमने नहीं दिया, उसको जाकर अगले साल अप्रैल में दिया, तो जो अप्रैल में अगले साल पेमेंट किया वो तो अगले साल हमने बस पेमेंट किया है, लेकिन एक्चुअल वो एक्सपेंस किस साल का है? तो इस साल का है, तो उसका एंट्री भी किस साल रिकॉर्ड होना चाहिए? इस साल रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि रेंट नाम का जो खर्चा है, रेंट नाम का जो खर्चा है वो इसी साल का है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि इस साल का रेंट बढ़ा, मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, और टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000 और 1,000। अच्छा, सवाल होता है कि अगर मैं टोटल रेंट की एक एंट्री बता दूं तो क्या हो गया? कैश टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट, और यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 12,000, मतलब टोटल खर्चा 12,000, उसमें से कैश हमने बस 11,000 दिया और 1,000 रुपए का लायबिलिटी खड़ा हो गया। मतलब कि क्या, आपके लिए बस ट्रांजैक्शन ये तो यही था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन क्या होगा। हमने एग्जांपल दिया कि एक्सपेंस मान सैलरी भी हो सकता है, मैंने रेंट का एग्जांपल दिया कि रेंट अकाउंट डेबिट 1,000, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,000, और अगर पूरे का ट्रांजैक्शन मानूं तो हमने रेंट अकाउंट को 12,000 से कर दिया, कैश जब हम पेमेंट किए होंगे 11,000 तो 11,000 कैश, और आउटस्टैंडिंग रेंट
1000। उम्मीद है आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल एंट्री है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी जस्ट हमने पढ़ा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। पिछले एग्जांपल में मैंने रेंट एक महीने का बकाया रख दिया था। ये इस एग्जांपल में हम लोगों ने रेंट को एडवांस में पेमेंट कर दिया। मतलब कि क्या, ईयर यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो गया, 1 अप्रैल यहां और 31 मार्च यहां, और इस दिन मकान मालिक ने मुझसे पूरे साल का रेंट मांगा और मैंने मकान मालिक को 17,000 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। ओ मेरे भाई कितने, 17,000 रुपए। जबकि एक्चुअल रेंट इस साल का कितना बनता था? आप बोलोगे सर 1,000 रुपए एक महीने का, तो 12,000 ही बनता था। इसका मतलब कि 5,000 मैंने अगले साल के लिए पेमेंट कर दिया, 5,000 मैंने अगले साल के लिए पेमेंट कर दिया। लेकिन जिस टाइम मैंने मकान मालिक के अकाउंट में, अपने रूम ओनर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए होंगे, तो जर्नल बोलता है कि जर्नल में एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, और उस टाइम तो आपको एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ गया होगा। वो क्या, तो आपने रिकॉर्ड किया होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट इंक्रीज इन एक्सपेंस इंक्रीज इन एसेट्स, और पूरा का पूरा 17,000 रुपए आपने यहाँ पे एंट्री मार दी हो। कितने की? 17,000 रुपए की। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको नहीं पता था कि इसमें से 5,000 रुपए मैं एडवांस में आपके अकाउंटेंट ने पेड कर दिया था, आपके मैनेजर ने पेमेंट कर दिया था 17,000। तो अब जब ईयर एंड पे 31 मार्च को आप पहुंचे तो आपको पता चला कि इस साल का किराया तो 12,000 ही है। मतलब कि मैंने जो जर्नल एंट्री मारा है उसमें से रेंट को मैंने 5,000 रुपए ज्यादा से डेबिट कर दिया। मतलब ये खर्चा, मेरे इस साल का खर्चा 12,000 का ही था, लेकिन मैंने पेमेंट कितना कर दिया? 17,000 रुपया। तो बोलता है इस खर्चे को 5,000 से रिवर्स कर दो। मतलब कि जब खर्चा आपने बुक किया था तो डेबिट किया था, अब यहाँ पे टू रेंट कर दो। कितना? तो बोलता है 5,000 रुपया। क्यों? क्योंकि आपका 5,000 का खर्चा इस साल का है ही नहीं। आपने ऑलरेडी, आपका इस साल का खर्चा 5,000 नहीं था, फिर भी आपने उसको डेबिट कर दिया है। अब आप उसको क्रेडिट करके रिवर्स करो। तो यहाँ पे मैंने क्रेडिट करके रिवर्स कर दिया। एक इफेक्ट तो ये हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? दूसरा इफेक्ट मेरे भाई ध्यान से समझना, आपने इस साल ही पेमेंट कर दिया अगले साल के लिए, और एंट्री मार रहे हैं आप इस साल। मतलब कि एक सर्विस है रेंट नाम का सर्विस, जो कि अभी आपके पास रिसीवेबल है, आपने एडवांस में पेमेंट करके उसका सर्विस आपको रिसीव करना है। और बिजनेस को जो भी चीज रिसीव करना होता है उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट्स है, और जब एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो यहां पे हम लोग कर देंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5। क्यों करेंगे? इंक्रीज इन एसेट्स और यहाँ पे डिक्रीज इन एक्सपेंस। यहाँ पे हमने एक्सपेंस जानबूझकर 5,000 से ज्यादा बढ़ा दिया था, अब उसको क्रेडिट किए तो डिक्रीज इन एक्सपेंस कर दिए। उम्मीद है कि आपको प्रीपेड एक्सपेंस का जर्नल एंट्री क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा स्पेशल एंट्री है उसका नाम है डेप्रिसिएशन। और मैंने डेप्रिसिएशन का मतलब आपको बहुत बारी बताया है। डेप्रिसिएशन का मतलब अगर किसी एसेट्स के वैल्यू में गिरावट होता है तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसके जर्नल एंट्री को। यहां पे 1 अप्रैल है और यहां पे मैंने एक बिल्डिंग खरीदा। क्या खरीदा? बिल्डिंग 50 लाख रुपीस को, और उसको मैंने पूरे साल क्या किया? उसको मैंने पूरे साल यूज किया। तो मैंने बताया था कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग ये मान कर चलते हैं कि मेरा बिजनेस आगे नहीं जाएगा, तो इस 50 लाख को हम एज ए एक्सपेंस नहीं मान सकते, ये मैंने बता रखा है। इसलिए हम लोग डेप्रिसिएशन को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि जितना यूज किया उतना ही खर्चा मानेंगे, जितना यूज किया उतना ही खर्चा मानेंगे। और हम लोग ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि हम 10% डेप्रिसिएशन कितना लगा रहे हैं? 10%। मतलब एक साल में हम लोग 10% का बिल्डिंग यूज कर जाते हैं। यानी कि इस साल का खर्चा कितना हो गया? 5 लाख। मतलब कि क्या? डेप्रिसिएशन नाम का एक नया खर्चा आ गया है हमारे बिजनेस में। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इंक्रीज इन एक्सपेंस, इस कारण से इसको डेबिट कर देंगे। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन जब एसेट्स पे लगाते हैं उसका एक इफेक्ट आपको पता चल गया कि डेप्रिसिएशन यानी कि जितना इस साल यूज किए वो हम खर्चा मान लिए। तो डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। जब खर्चा बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। एक और इफेक्ट क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर ये जो बिल्डिंग आपने 50 लाख का खरीदा था ना,
वो ध्यान से देखिए, अब आपका यहाँ पे 45 लाख का आ गया। क्यों? क्योंकि आपने 5 लाख का तो यूज कर लिया, तो मैं बोलूंगा हाँ सही। क्यों? क्योंकि अब बिल्डिंग जो मेरे पास बचा है वो 45 लाख का ही बचा है। इसका मतलब मेरे बिजनेस से एसेट्स का वैल्यू घट गया है, मतलब मेरे बिजनेस में 5 लाख का एसेट्स घट गया है। और जब एसेट्स घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं और यहाँ पे कर देंगे टू बिल्डिंग 5 लाख और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। तो उम्मीद है कि आपको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ आ गया होगा। इसके साथ साथ मैंने जो भी और पीछे अभी इस क्लास में स्पेशल एंट्री पढ़ाया वो भी समझ में आ गया होगा। कुछ और एक दो स्पेशल एंट्री है वो मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और एक बात और कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं जर्नल एंट्री समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। अब मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्वेश्चन कराकर, आप लोग घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि टेलीग्राम पे क्वेश्चन को स्कैन करके डालूं। और अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो मैं फिर से जर्नल एंट्री पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन मैं आकर क्लास में करवा दूंगा। और नहीं तो लास्ट में जब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको मैं पक्का कराऊंगा। दोस्तों आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।